नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के तमाम देशों में लगातार सरकार गिरने का सिलसिला जारी है। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, उसके पहले पाकिस्तान हो, बीच में फ्रांस हो या अब नेपाल। हालांकि नेपाल की घटना के बाद फिर से कल फ्रांस के बारे में भी ये खबर आई है कि वहां फिर से प्रधानमंत्री बदला जा रहा है। तो ये सिलसिला लगातार जो है काफी सारे देशों में चल रहा है। भारत में भी इसकी लगातार कोशिशें की जाती रही हैं और हर बार इस रिजीम चेंज का शक जो है वो हमेशा अमेरिका या अमेरिका की डीप स्टेट से जुड़ता रहा है। लेकिन नेपाल के मामले में इस बार बात थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। ऊपर से तो देखने में अभी भी ये ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका ने इसको कराया है और बहुत लोग इसकी आशंका भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि चाइना ने इसको कराया हो, क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है और अमेरिका ने चाइनीज इन्फ्लुएंस को देखते हुए ही अपना खुद का इन्फ्लुएंस अभी हाल ही में इसी साल एमसीसी के थ्रू वहां पे नेपाल के अंदर बढ़ाने की कोशिश की थी। एमसीसी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो कैसे चाइना को काउंटर करता है और चाइना किस तरह के इनिशिएटिव्स नेपाल के अंदर कर रहा है, ये सारी चीजें हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे। लेकिन इस सारे प्लान का जो छुपा रुस्तम या छुपा खिलाड़ी जो उभर कर आ रहा है वो भारत है। अब रिजीम चेंज के मामले में भारत का नाम सुनकर किसी को भी हैरानी और परेशानी हो सकती है, क्योंकि भारत की प्रकृति इस तरह की रही नहीं है कि वो दूसरे देशों में हस्तक्षेप करके वहां सरकारें बदलवाए या उनको गिराए जो उनके फेवरेबल ना हो। जैसे कि अगर हम मालदीव्स का एग्जांपल लें तो वहां मोइजू ने तो कैंपेन ही चला रखा था इंडिया आउट, और उसी कैंपेन के दम पर वो जीत कर वहां पे आया। लेकिन फिर भी भारत ने उनके खिलाफ कुछ भी इस तरह की कोशिश नहीं की कि वो लोग सत्ता से बाहर चले जाएं या उनको मरवा दिया जाए। अमेरिका ये सब करता रहा है, आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने वक्त से ये सब चीजें वो करता रहा है। चाइना को इस मामले में नया खिलाड़ी माना जा रहा है कि वो कोशिशें ऐसी करता है जैसे उसने श्रीलंका में ऐसी कोशिश की थी, कर्जे वर्जे दे करके उसने उन पे प्रेशर और दबाव इतना ज्यादा बना दिया था कि अल्टीमेटली वहां की जनता परेशान होकर उसने प्रोटेस्ट कर दिया और वहां की सरकार गिर गई। हालांकि बाद में भारत ने उनको बहुत सारा पैसा दे करके चीजों को संभालने की कोशिश की और स्टेबल किया। उस वक्त में श्रीलंका की सरकार भी भारत विरोधी हो गई थी। पाकिस्तान की सरकार तो हमेशा भारत विरोधी रहती ही है, पूरे पाकिस्तानी ही रहते हैं। बांग्लादेश में भी सेम पैटर्न फॉलो किया गया। बांग्लादेश में भी जब तक शेख हसीना की सरकार थी वो भारत की फेवरेबल थी, लेकिन जैसे ही उसकी सरकार को गिराया गया, अब जो यूनिस गवर्नमेंट बैठी है जिसको अमेरिकन पपेट बताया जाता है वो कंप्लीटली भारत विरोधी है। तो ये चारों तरफ से ये जो चीजें चल रही थी भारत को घेरने की और भारत के अंदर जो साजिशें चल रही हैं, हमेशा सीए का प्रोटेस्ट हो, किसान आंदोलन हो, राफेल का मुद्दा हो, अभी वोट चोरी का मुद्दा हो और इस तरह के और भी अन्य अन्य प्रोटेस्ट जिसमें यूथ को उकसाने की कोशिश की जाती है ताकि वो सड़कों पे आ जाए और किसी तरह से वो जो राजधानी होती है वहां पे अराजक माहौल बना करके वहां की जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, गवर्नमेंट है, उसको रिजाइन करने पर या भाग जाने पर मजबूर कर दे। यही सेम पैटर्न इन सारे देशों में फॉलो किया गया और उसके रिजल्ट भी उनको मिले। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नेपाल में जो कुछ हुआ है उसके पीछे भारत है। पर भारत ऐसा क्यों करेगा? भारत को इससे क्या लाभ होने वाला है? नेपाल में जो सरकार थी क्या वो भारत विरोधी थी, या उसके भारत विरोधी थी भी तो उसके रहने से भारत को क्या नुकसान था? क्योंकि अन्य अन्य देशों में भी भारत विरोधी सरकारें रही हैं, लगातार रही हैं, पर भारत ने इस तरह कुछ किया नहीं। पर नेपाल में करने की क्या जरूरत थी? और कहा तो यह जाता है कि भाई नेपाल हमारा भाई है, हमारे कल्चरल तार, सांस्कृतिक तार इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि राम जी भारत के हैं और सीता मैया तो वहाँ जनकपुरी की हैं, वो नेपाल में ही आता है। तो इस तरह से भी हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा हैं। पशुपतिनाथ जो शिव जी का एक बहुत बड़ा एक केंद्र है, और गोरखनाथ पीठ की भी जो स्थापना हुई थी, जो शुरुआत हुई थी, जिसके महंत आज योगी आदित्यनाथ जी हैं और गोरखपुर से वो गोरखपीठ का संचालन करते हैं, उसके तार भी कहीं ना कहीं नेपाल से जुड़ते हैं। तो जब हमारे रिश्ता चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, हमारे बॉर्डर्स भी खुले हैं, हमने उनको कोई इस तरह के वीजा पासपोर्ट की ऑब्लिगेशन नहीं लगाई हुई है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है। भाई वो इकलौता ऐसा देश है जिसके वहां भारतीय लोग बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकते हैं और भारत के अंदर नेपाली लोग बिना वीजा पासपोर्ट के आ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, काम धंधा करते हैं, रोजगार तलाशते हैं, और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप भारत के किसी भी अन्य राज्यों से किसी भी अन्य राज्य में जा सकते हैं सामान्यतया, वैसे ही नेपाल को भी भारत ट्रीट करता रहा है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत को वहां रिजीम चेंज करने की जरूरत पड़ गई? और क्या सच में भारत ने किया है या सिर्फ उसका नाम बदनाम किया जा रहा है?
तो इसके पीछे पहले ही समझते हैं कि जो डिस्पेंसेशन था, जो करंट डिस्पेंसेशन वहां पे था, किन लोगों का था, कब से था, और वो भारत के फेवर में या अगेंस्ट में क्या कर रहा था। तो दरअसल आप सबको पता है कि 2008 तक नेपाल में मोनार्की चलती थी। मोनार्की मतलब वहां राजा का रूल था, डेमोक्रेसी जैसी कुछ नहीं थी चीजें। और मोनार्की वहां 2008 में हटाई गई, लेकिन वो एक साथ ही नहीं हटी, धीरे धीरे हटी है। पहले राजा के कंट्रोल से सेना को बाहर निकाला गया, फिर अलग से चुनाव होने लगे, पार्लियामेंट भी रखा जाने लग गया और राजा भी होता था। और 2008 में कंप्लीटली इसको अबॉलिश कर दिया गया कि भाई हम राजा को मानेंगे ही नहीं और मोनार्की मानेंगे ही नहीं। तो इसके पीछे कैंपेन चलाने वालों में कौन थे? तो कैंपेन चलाने वालों में जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे और माओइस्ट सेंट्रिस्ट, मतलब दोनों को एक तरह से लेफ्ट ही कह सकते हैं, जिनका चाइना से, जिनकी गर्भनाल चाइना से जुड़ी कह सकते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज देश दुनिया में दो ही बचे हैं, एक तो रशिया और एक चाइना। बस यही दोनों कम्युनिस्ट कंट्री है, बाकी हर जगह से कम्युनिज्म का सफाया हो चुका है। भारत में केरल और बंगाल जैसे राज्यों में, बंगाल में तो था, अब नहीं है, लेकिन जो भी सरकार है वो कम्युनिस्ट टाइप की है, और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो ये लोग उस वक्त में जब मोनार्की थी नेपाल में, तो वहां विद्रोह करते थे कि भाई ये हमको चाहिए नहीं, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। अभी देखिए कितनी बड़ी आयरनी है कि जहां भी कम्युनिज्म होता है वहां डेमोक्रेसी होती नहीं है। चाहे रशिया में भी ले लो, चाहे चाइना में भी ले लो, कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन ये लोग जिस भी देश में होते हैं, अपने को सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक, सबसे ज्यादा लिबरल वैल्यूज वाले, फ्री स्पीच को सपोर्ट करने वाले अपने को बताते रहते हैं, उसी तरह से अपने को प्रोपोगेट करते हैं और वही एजेंडा चला करके सत्ता में आने की कोशिश करते हैं और सत्ता में आते हैं। अभी अमेरिका में क्या किया, जो चार्ली कर्क नाम का बंदा है, जो फार राइट का बंदा माना जाता है और ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्टर माना जाता है, और उसके व्यूज जो है राइट विंग को लेकर और कंजर्वेटिज्म को लेकर काफी एक्सट्रीम थे, उसको मरवा दिया। किसने मरवा दिया? ये लेफ्ट वालों ने, जो ये बार बार कहते रहते हैं ये लोग कि भैया हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मानते हैं, हम लिबरल लोग हैं, हम तो फ्री स्पीच में मानते हैं, और उसका फ्री ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये कहीं पे भी फ्री स्पीच बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो भी इनके व्यू के अगेंस्ट चीजें हैं ना, उसको ये लोग दबा देते हैं, मरवा देते हैं। खैर वापस नेपाल पे आ जाते हैं। तो नेपाल में भी इस तरह के एजेंडा चलते रहे, कम्युनिस्ट पार्टी चलाती रही चाइना के सपोर्ट से, और 2008 में कंप्लीटली जो है वो मोनार्की हटा के और जो डेमोक्रेटिक रूल जो है वो आ गया, डेमोक्रेसी आ गई। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है कि हाँ भाई डेमोक्रेसी आ गई, जनता का रूल आ गया, जनतंत्र आ गया, चुनाव होंगे और सरकारें बनेंगी और डेवलपमेंट होगा, पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। 2008 से लेकर अब तक पिछले 17 सालों में जो डेमोक्रेसी रही है नेपाल में, उसमें 14 बार सरकारें बदली हैं, 14 बार। आप सोच सकते हैं कि इनस्टेबिलिटी कितनी होगी। तो वहां तो जब देखो तब सत्ता का ही खेल चल रहा है। जब हर 2-2.5 साल पर सत्ता बदल जानी है तो वो काम क्या करते होंगे और काम क्या करेंगे? वो तो अपनी कुर्सी ही बचाने में लगे रहेंगे कि किसी तरह से जोड़ तोड़ करके अपनी कुर्सी बचाते रहें। और कुर्सी बचाने में भी देखिए, अगर ऐसा भी होता कि एक की कुर्सी गई, कोई नए लोग आ गए तो भी जनता को राहत होती, ऐसा भी नहीं होता था। वही 2-3 लोग थे, चाहे वो केपी शर्मा ओली हो, चाहे वो प्रचंड हो, मतलब लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट वाले, या फिर ये माओइस्ट सेंट्रिस्ट वाले, इन्हीं दोनों में घूम फिर के सत्ता का परिवर्तन होता रहता था। और एक और थे शेर बहादुर देवबा। तो कुल मिला के यही तीनों चारों लोग, कभी ये सत्ता में आ जाएगा, कभी वो सत्ता में आ जाएगा, और किसी को कंप्लीट मेजोरिटी मिलती नहीं थी। तो कभी ये दोनों मिलके सरकार बना लेंगे, एक पीएम बन जाएगा, फिर 1.5-2 सालों में सरकार गिरेगी तो फिर वो दोनों मिलके बना लेंगे। इस तरह करके वो उनका चलता रहता था। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि जनता इतनी कैसे ऊब गई कि जनता ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। और जनता में भी, ये जनता का प्रोटेस्ट नहीं था, ये कहा जाता है कि जेनजी का प्रोटेस्ट था। जो भी 28-26 साल से कम उम्र के लोग हैं, जो 97 के बाद के बॉर्न एंड रेज्ड हैं, जो पैदा हुए लोग हैं, उनका आंदोलन था। तो दरअसल इसकी पृष्ठभूमि कैसे पहले से ही बन रही थी, वो ये था कि अब जैसे कि पता ही है कि जेनजी क्या, आजकल तो सारे ही लोग मोबाइल पे ही जीते हैं। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन्हीं चीजों में हम लोग बिजी रहते हैं दिन रात। हम भी तो ये वीडियो यूट्यूब पे ही बना रहे हैं। तो वहां पे भी ये चीजें चल रही थी। और हालिया दिनों में नेपाली जो डिस्पेंसेशन है, जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके करप्शन को लेकर बातें बहुत चलने लग गई थी। सिर्फ करप्शन को ही नहीं, जो वहां की जो लीडरशिप थी, उनके जो बच्चे थे, उनको फॉरेन भेजा जाता था पढ़ने के लिए। वो वहां पे क्लबों में अय्याशी कर रहे थे, महंगी महंगी कारें, महंगे महंगे घड़ियां और सामान वो पहनते थे। और उनकी तस्वीरें बहुत ज्यादा हाल के दिनों में वायरल होने लग गई थी सोशल मीडिया पे। और एक कैंपेन चलने लग गया था कि भाई ये नेपो बेबीज हैं, नेपो किड्स हैं, और नेपो कल्चर जो है वो नेपाल की जो
पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसमें आ गया है और इसको हटाना चाहिए। ट्रिगर कैसे हुआ ये? ट्रिगर हुआ ऐसे कि क्या हुआ कि नेपाल ने एक रूल बनाया कि जो भी फॉरेन कंट्रीज के जो भी ये सोशल मीडिया एप्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक डिजिटल रेगुलेशन बनाया गया नेपाल के अंदर, जिसके तहत सबको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था ताकि उनसे टैक्स भी वसूला जा सके। जाहिर बात है भाई, कमा आप यहाँ से रहे हो, रजिस्ट्रेशन आपका अमेरिका में है, टैक्स आप वहां भर रहे हो, यहाँ आपका लोकल कोई एड्रेस है नहीं। कोई भी देश चाहेगा जब आप हमारे यहाँ से कमा रहे हो तो यहाँ पे टैक्स भरो। ये रूल भारत में भी है, तो भारत में तो सबने करा रखा है, नेपाल में भी ये रूल लाया गया। तो जो चाइनीज एप्स थे जैसे कि टिकटॉक वगैरह, उन्होंने तो ये रजिस्ट्रेशन कराया, पर ये जो अमेरिकन एप्स थे इन्होंने नहीं कराया। चाहते तो करा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करा रहे थे? डेलिबरेटली नहीं कराया, जानबूझ के नहीं कराया, क्योंकि वो किसी तरह से उकसाना चाहते थे कि जनता वहां से उकस जाए। लेकिन अचानक से तो उकसती नहीं है, कोई भी घटना जो है वो अचानक ही नहीं होती है। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो गवर्नमेंट ने सबको बैन कर दिया, जितने भी अमेरिकन ऐप्स थे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब, सबको एक ही दिन में। जनजी वहां पे पागल होगी कि भैया ये क्या मतलब है, तुम तो करप्शन करते हो, तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे महंगी महंगी घड़ियां पहन रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और हमको तुम हमारा बेसिक राइट ही छीन ले रहे हो। इस तरह से वहां पे प्रोजेक्ट किया गया कि आपका बेसिक राइट छीना जा रहा है, आपका राइट टू एक्सप्रेशन छीना जा रहा है। जो रील बनाने का कल्चर तो ज्यादा हो गया, हर कोई रील बनाता है, तो इस तरह से कह के उनको वहां पे भड़काया गया और जेनजी जो है वो सड़कों पे आ गई। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है, और इतना शैलो भी नहीं है कि एक बार को कुछ ऐप्स बैन होते हैं और इतनी लाखों की संख्या में लोग उतर के आ जाते हैं। अब यहाँ पे आता है अमेरिका और चाइना का खेल। लेकिन पहले लोकल जो लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट थी वो बता देता हूँ। लोकल में 3 नाम आजकल बहुत ज्यादा उभर के आए इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। सबसे बड़ा नाम तो आया बालेंद्र शाह, दूसरा नाम आया नवाराज सुवेदी, और तीसरा था सुदान गुरुंग। अब ये लोग कौन है भाई, और इनका ऐसा क्या इन्फ्लुएंस हो गया कि जेनजी एकदम से रोड पे आ गई? तो दरअसल यहाँ पे आता है अब अमेरिका। ये बालेंद्र शाह जो है एक फ्रिंज एलिमेंट टाइप का बंदा था कुछ सालों पहले, और रैपर था। वो एंटी करप्शन, एंटी गवर्नमेंट, इस तरह के रैप्स वगैरह लिखता था। युवाओं में वो बहुत पॉपुलर हो गया, उसको काठमांडू का मेयर बना दिया वहां की जनता ने जिता करके। यंग लोगों ने, ऐसा मतलब मान सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। उसने अपील करी थी भाई प्रोटेस्ट की, लेकिन भैया बिना चेहरे के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के, बिना मास मोबिलाइजेशन के इतना बड़ा प्रोटेस्ट होगा कैसे? बालेंद्र शाह अमेरिका का पपेट है, वो इसलिए भी पता चलता है क्योंकि इसके पहले वो बहुत बारी अमेरिकन डिप्लोमैट से मिल चुका है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2023 में उसको दुनिया के इन्फ्लुएंशियल 100 लोगों में भी शामिल किया था। अब बताइए, हम लोग तो नाम जानते ही नहीं थे, और न्यूयॉर्क तक इसका नाम जा रहा है। कुछ तो बात होगा भाई, कुछ तो खेल करना चाह रहे होंगे वो लोग। नेपाल के अंदर धीरे धीरे किसी का नाम पुश कर रहे थे या करते होंगे। इसके पहले जब मैंने आपको बताया था कि भैया 2008 के पहले जब मोनार्की थी, तो मोनार्की को उखाड़ने के लिए जो प्रोटेस्ट चलते थे, उसमें जो मेन फेस था उसका नाम था नवाराज सुवेदी। उसने ये सारा एंटी मोनार्की का प्रोटेस्ट उस वक्त में किया था, और उस वक्त में तो उसका इतना बड़ा नाम नहीं हो पाया था, और लोग उसके साथ नहीं जुड़े थे, और प्रोटेस्ट भी छोटा ही था। हालांकि मोनार्की हट गई कम्युनिस्ट पार्टीज वगैरह के सबके मिले जुले प्रयास से। लेकिन अब जब ये जेनजी वाला प्रोटेस्ट हुआ था, तो इसमें मिलियंस ऑफ पीपल का इसने नेतृत्व किया है, और करोड़ों लाखों लोगों को सड़क पे लाने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये उसी वक्त में सिविल वॉर की धमकी दे रहा था, और सिविल वॉर की सिचुएशन इस टाइम क्रिएट हुई ही है। ये सिर्फ जेनजी का प्रोटेस्ट नहीं था, बाद में तो हमने देखा ना 8 सितंबर और 9 सितंबर जो 2 दिन ये घटनाएं हुई। तो 9 सितंबर को तो पहले दिख रहा था कि बच्चे थे, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शुरू में तो इसका बहुत हैप्पी टोन था, मूवमेंट का, नाच गाना चल रहा है गा गा के, और इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाद में पुलिस ने फायरिंग वायरिंग कर दी, 19-20 बच्चे मारे गए। तो 9 तारीख को ये प्रोटेस्ट और ज्यादा भड़क गया, और फिर पूरे नेपाल में आपने देखा है किस तरह से घूम घूम के आगजनी हुई, नेताओं को मारा गया। उसी में बाद में ये निकल के आया कि हथियार बंद लोग भी दिखे, और वो कोई जेनजी नहीं दिख रहे थे कि जवान सब बूढ़े लोग, मतलब बूढ़े मतलब 45-50 इस तरह के लोग दिख रहे थे हथियार लेके। ये कौन लोग थे, कहाँ से आ गए जेनजी के नाम पे? किसी ने तो घुसाया ही होगा इसको भाई। इस तरह के संगठन, ये नवाराज सुवेदी के संगठन है जिन्होंने सैकड़ों लोगों को जमा किया। ये इस तरह के संगठनों पे ये आरोप है कि इन्होंने उस तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको घुसाया, अराजकता फैलाई, और जो प्रोटेस्ट शुरू में सरकार के खिलाफ था वो उसने बाद में विध्वंसक रूप ले लिया, और
पूरा नेपाल ही तहस नहस कर दिया। क्योंकि भाई डिमांड तो ये थी कि सरकार रिजाइन कर दे और बैन हटा लिया जाए। तो 8 तारीख को शाम शाम तक ये सब हो ही गया था। पहले बैन हटा लिया था केपी ओली की सरकार ने, सबको रीइंस्टेट कर दिया था, बहाल कर दिया था ये सारे जो एप्लीकेशंस थे अमेरिकन, और उसके बाद उन्होंने रिजाइन ही कर दिया था। तो फिर तो थम जाना चाहिए था मामला, लेकिन अगले दिन बढ़ कैसे गया? क्योंकि बढ़ाया गया, बढ़ा नहीं। अब आ जाते हैं इसमें सुडान गुरुंग के बारे में मैंने आपको बात की कि जो 3 नाम हैं ये इस प्रोटेस्ट में बहुत उभर के आए हैं। तो ये कौन है? ये है हामी नेपाल, जो एक एनजीओ है उसका फाउंडर मेंबर है ये। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। हामी नेपाल जो है 2020 में जब नेपाल में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उस वक्त में इसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था, और उसका ये फाउंडर है। और उस समय इसको प्रोमिनेंस मिला था, पब्लिसिटी मिली थी पब्लिक में कि अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स हैं उनको बहुत मदद की थी, बहुत मदद पहुंचाई थी इसने। लेकिन पैसा कहाँ से आया था भैया? पैसा इसको यूएस एड से आ रहा था। यूएस एड जो एक संस्था है यूएस की, जिसके अंतर्गत में वो पैसा बांटते रहते हैं अलग अलग देशों को इस तरह के काम करने के लिए, उसने ही हामी नेपाल को पैसा दिया था। तो ये भी अमेरिकन एजेंट हो गया। पहले प्रोमिनेंस गेन किया इसने, अब अपने आप को एनजीओ बताकर, समाज सेवी बताकर, और अर्थक्वेक में समाज की सेवा करके। इस प्रोटेस्ट में ये निकल के आया है कि जो हामी नेपाल है और ये जो सुडान गुरुंग है, इसने ही सारी फंडिंग की, सारे स्लोगन्स, सारे जो स्ट्रेटजीज बनते हैं कि कैसे मूव करेंगे, कहाँ से मूव करेंगे, कहाँ जाके क्या क्या करना है, ये सब यही प्लान कर रहा था। इनफैक्ट जो बैनर पोस्टर्स भी जो प्रोटेस्ट के दौरान बच्चों के हाथों में और जो लोगों के हाथों में दिखे हैं, उस पर भी हामी नेपाल की ब्रांडिंग थी। तो कोई छुप छुपा के ये खेल नहीं हुआ है। और इसने जो सुडान गुरुंग ने इंस्टाग्राम को एक कमांड सेंटर की तरह यूज किया। यहां से ये कमांड देता था, हाथ हाथ में मोबाइल है, किसी को फोन करने की जरूरत थोड़ी है, पोस्ट कर दिया कि ये करना है, सबको दिख रहा है, सब लोग जा रहे हैं, उसको एक कमांड सेंटर की तरह यूज किया है इसने। तो इस तरह से करके उसने हाउ टू प्रोटेस्ट के इस तरह के वीडियोस बना बना के अपलोड किए, जिसको जेनजी ने फॉलो किया, और उसी के तहत ये सारा प्रोटेस्ट चला और नेपाल को आज उजाड़ के रख दिया गया। चलिए, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अमेरिका क्यों इन्वॉल्व होना चाहिए? अमेरिका इसलिए इन्वॉल्व होना चाहता था या चाहेगा क्योंकि चाइना इसमें हेविली इन्वेस्टेड है। चाइना क्यों? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो नेपाल में चलता है, और यहाँ के बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी चाइना का इन्वेस्टमेंट है। हालांकि इंडिया का बहुत ज्यादा है, चाइना के 5 पावर ग्रिड ही है नेपाल में, इंडिया का 10 है, और 10,000 मेगावाट के लगभग इंडिया वहां पे बिजली प्रोड्यूस करता है। और इसी वजह से, क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस नेपाल में बहुत ज्यादा है, चाइना उसको काउंटर करने के लिए नेपाल में आता है। और चाइना को एक और खतरा ये भी था कि तिब्बत से जितने भी विद्रोही लोग थे वो सब नेपाल के रास्ते भारत में आते थे या नेपाल में भी अपना बेस बना के रहते थे। उसको कंट्रोल करने के लिए भी कि चाइना में, क्योंकि तिब्बत में कहीं अपराइजिंग ना हो जाए, वापिस से वहां विद्रोह ना हो जाए, नेपाल में चाइना अपना बेस बनाना चाहता था और बैठता था। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आपने सुना होगा, वो पाकिस्तान से भी गुजर रहा था, जिसका भारत ने अपोज किया था, वो नेपाल से भी गुजरता है, नेपाल में भी वो बना रहा था। उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका यहाँ पे आया, और अमेरिका ने MCC, मिलेनियल चैलेंज कॉरपोरेशन जैसा एक कुछ बना करके $500 मिलियन की फंडिंग नेपाल के अंदर करी थी सरकार के द्वारा, और इस NGOs के द्वारा, ये कह के कि भाई हम नेपाल में पावर के लिए काम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ की सड़कों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारेंगे। लेकिन इसका होता क्या था? ये सब तो खाल होती है, ऊपरी खाल, शेर की हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन इसके अंदर वो करते क्या थे? इसके अंदर बहुत बड़ा धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ये सारे NGOs जो हैं, जैसा कि आपको पता ही, सिर्फ भारत, नेपाल में नहीं, भारत में भी हैं इस तरह की चीजें, तो कि NGOs के थ्रू पैसा लेकर के फॉरेन से आते हैं और यहाँ पे सबको पैसा दे दे करके कॉन्वेंट स्कूल खोल खोल कर क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनको वो अपने धर्म का प्रचार कर करके और अपने धर्म में कन्वर्ट कराते हैं। यही खेल नेपाल में भी चल रहा था। इसके अलावा मतलब चाइना का तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था। जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, चाहे केपी ओली हो, चाहे प्रचंड हो, ये सब तो अपनी माँ चाइना में ही मानते हैं, क्योंकि कम्युनिज्म का सबसे बड़ा हब तो वही बना हुआ है। तो इंडिया की ये लोग खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, लिपू लेख को लेकर और काला पानी को लेकर बॉर्डर का विवाद भी उठा दिया केपी शर्मा ओली ने, जो कि आज तक कभी नहीं था, और इसीलिए उठाया उसने चाइना की शह पे। और अभी चाइना जाके आया था वो SCO के दौरान भी, और ये लगातार मांग करता रहा है कि भाई जो इंडिया जो है वो हम पे अननेसेसरी जो है वो दबाव रखता है और हमारी बॉर्डर को हथिया रहा है। तो ये नेपाल जैसे छोटे देश की इतनी तो हैसियत नहीं है, तो ये चाइना की शह पे ही कूद रहा था। और अभी तक जो नेपाल में डिस्पेंसेशन था वो चाइना का फेवरेबल था, तो वहां पे उनके काम आराम से हो रहे थे। अब अमेरिका की मुसीबत देखिए, अमेरिका इस पूरे रीजन को कंट्रोल करना चाहता है, वो चाइना को भी बैलेंस करना चाहता है, वो तो हमेशा से ही करना चाहता रहा है।
इसी के लिए उसने इंडिया को इतने दिन से नर्चर किया पिछले 30 सालों में एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर की दोस्त बना के। लेकिन इंडिया जिस तरह से इधर हाल के दिनों में उभरने लग गया और डेवलप करने लग गया, अमेरिका को इससे भी डर लगने लग गया। और जिस तरह से ये टैरिफ वॉर के चक्कर में अमेरिका ने जो दुश्मनी मोल ले ली भारत से, उसके बाद से अमेरिका के पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं। क्योंकि ठीक है, बांग्लादेश में तो बिठा दिया, पाकिस्तान में तो बिठा दिया, पर इनका क्या ही मतलब है? इनसे तो हमारे रिश्ते भी ऑलरेडी खराब है, तो हम इनसे सचेत रहते हैं। नेपाल से हमारे रिश्ते खराब नहीं है, नेपाल से हमारा आना जाना है। नेपाल में पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस बैठी रहती है, चाहे CIA हो, ISI हो, रॉ हो, मोसाद हो, FBI हो, सब वहां बैठे रहते हैं। क्योंकि बहुत ईजी है वहां से चाइना पे नजर रखना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और सबसे ईजी भारत पे। भारत के अंदर क्या चीजें हो रही है, क्या गतिविधियां, या अगर कुछ करना है तो आप नेपाल से आसानी से कर सकते हैं। तो वहां भाई दबदबा तो चाहिए। अभी जैसे मैंने 3 नाम जो आपको शुरू में बताया है, जिनका मैंने बताया कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, वो इसीलिए किया गया। अमेरिका ने पिछले 5 सालों में धीरे धीरे करके ग्राउंड कल्टिवेट किया है, जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट डेवलप किए गए हैं। चाइना के फेवर में कुछ है नहीं, और चाइना के डिस्पेंसेशन को उखाड़ करके अब वो चाहते हैं कि उनके पपेट्स जो बैठे, जैसे पाकिस्तान में आसिम मुनीर बैठ गया, बांग्लादेश में ये यूसुफ बैठ गया है, तो इन सब का टिल्ट जो है वो वेस्टर्न की तरफ है। तो अब यहीं पे इंडिया क्यों चाहेगा कि भाई बांग्लादेश जो शेख हसीना के टाइम में हमारा फेवर करता था, अब वहां पे एक ऐसा पपेट बैठ गया है जो वेस्ट की भाषा बोल रहा है, अमेरिका की भाषा बोल रहा है, एक हमारा दुश्मन हमारे बाजू में। पाकिस्तान हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। श्रीलंका डिस्टेबलाइज कर दिया, वो भी वेस्ट का पपेट बन गया है। नेपाल में चाइना का पपेट बैठा हुआ था, और अब अमेरिका अपना पपेट बैठाने की कोशिश में है पूरी तरीके से। और ये कहा भी जा रहा है कि जो बालेंद्र शाह है वो PM की रेस में सबसे आगे है। हालांकि अभी नेपाल में 6 महीने के लिए किसी एक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया जाएगा, जो कि अगले 6 महीने में चुनाव करेगी। और बालेंद्र शाह का कहना है कि उसमें मैं अभी नहीं बनना चाहता हूँ, उसी टाइम में मैं फुल फ्लेजेड चुनाव जीत करके और जनता के समर्थन से आना चाहता हूँ। समर्थन में वही आगे है, और सबको उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि भैया वो अमेरिकन एजेंट है। तो ठीक है, ये सब तो चल ही रहा है, और ये सब तो अमेरिका का हर देश में चल रहा है। तो फिर इंडिया का क्या पर्सनल इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे, और इंडिया अब क्या करने जा रहा है, या ये क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया का भी इसमें हाथ था, और क्या अमेरिका अपना पपेट बिठा पाएगा? तो इंडिया के इंटरेस्ट में आपको बताता हूं कि किस तरह से नेपाल में इंडिया का पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो आपको समझ में आ ही रहा है। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स की बात अगर होती, तो जब तक ये चाइनीज गवर्नमेंट्स बैठी हुई थी वहां नेपाल में, तो उसके बारे में भी तो इंडिया कुछ करता, लेकिन इतने सालों से कुछ किया नहीं, 17 सालों से जब से। तो अभी तकरीबन क्या है कि जो इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट्स थे नेपाल में, चाइनीज गवर्नमेंट होने के बाद भी, चाइना समर्थित गवर्नमेंट होने के बाद भी उस पर खतरा नहीं था। लेकिन अब जो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं मतलब अमेरिका के लोग स्टूजेस जो आएंगे, तो जैसे बांग्लादेश से व्यापार बंद हो गया, नेपाल से भी बंद हो सकता है। नेपाल में हमारा अब तक लगभग 150 इंडियन वेंचर्स ऑपरेट करते हैं नेपाल में। नेपाल के जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो नेपाल के अंदर इन्वेस्ट होता है, उसका तकरीबन 35% अकेले भारत करता है। तो अगर इनस्टेबिलिटी इतनी रहेगी, तो जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसको वो सूट नहीं करेगा। अभी हमने देखा होगा कि महिंद्रा के शोरूम्स और भी तरह तरह के शोरूम्स जो टेलीकॉम के थे, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे, सबको जला दिया गया। तो हमारा ही नुकसान हो रहा है अगर हमारा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो। इंडियन कंपनीज इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, पावर कुड सफर ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस। और अमेरिका तो ये चाहेगा ही, क्योंकि अमेरिका तो तोड़ना ही चाहता है बैकबोन। इंडिया जिस तरह से इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया इतनी तेजी से बढ़े और वो दूसरा चाइना बन जाए उसके लिए। उसको हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया को अब रोक नहीं पाएगा। वो पहले जैसे वो चाइना को नहीं रोक पाया, और अब चाइना को रोकने के लिए भारत की मदद ले रहा था और भारत को भी खिलाफ कर दिया। हालांकि चाइना को ये बात समझ में आ रही है, तभी उसने SCO में बुलाया भारत को। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो अभी नेपाल में करवाया है, वो एक तरह से भारत और चाइना को जवाब देने का ही काम था। जिस तरह से भारत ने अमेरिका के विरोध में जा करके चाइना से हाथ मिलाया, जापान से हाथ मिलाया, तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका यही दिखाना चाहता था कि भैया तुम हमसे बाहर नहीं जा पाओगे। अगर तुम हमारे दुश्मन से हाथ मिलाओगे तो ये देखो, अमेरिका की हमेशा पॉलिसी रही है कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे दुश्मन के साथ हैं। आप बीच मिडिल ग्राउंड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम तो किसी की तरफ नहीं है, नॉन अलाइंड है या ऑल अलाइंड है, जैसा कि भारत कहता रहता है। लेकिन अमेरिका को सबक सिखाने के लिए और उसकी औकात दिखाने के लिए मोदी जी SCO में चले गए, और यही बात उसको खराब लग गई। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस प्रोटेस्ट को नेपाल के अंदर बहुत ज्यादा हवा दी। लेकिन असली खेल अब यहाँ से शुरू होता है। चाइना को जो करना था नेपाल में कर लिया, अमेरिका को जो करना था अमेरिका ने कर लिया।
अमेरिका चाहता तो है कि डेमोक्रेसी रहे वहाँ पे, और उसके जो पपेट हैं, चाहे वो सुदान गुरुंग हो या बालेंद्र शाह हो, इन दोनों में से कोई वहाँ बैठ जाए, बालेंद्र शाह सबसे आगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भारत ने अंदर खां ने ये बात पुश करनी शुरू कर दी है कि भाई वहाँ मोनार्की लौट के आनी चाहिए। जो 2024 आपने देखा होगा कि 2025 में ही, इसके कुछ महीनों पहले ही एक बहुत बड़ा वहाँ आंदोलन हुआ था जिसमें ये मांगा जा रहा था कि भाई राजा लौटो और बचाओ, मतलब राजा आप आइए और बचाइए जो इतना करप्शन है। तो अगर जनता को डेमोक्रेसी चाहिए होती तो डेमोक्रेसी के फेवर में प्रोटेस्ट करते। अभी का जो प्रोटेस्ट है वो भी सीधा सीधा सिर्फ डेमोक्रेसी का नहीं है, उसमें भी लोग मोनार्की मांग रहे हैं। तो ये जो बेट है ये इंडिया का बेट है। इंडिया चाहता है कि वहां वापस मोनार्की आए, वापस वो हिंदू राष्ट्र बने, ताकि ये जो चाइना का जो वहां पे इतना खेल चल रहा है वो भी वहां पे रिड्यूस हो जाए, नॉमिनलाइज हो जाए, मार्जिनलाइज हो जाए, और जो अमेरिका ने जो नया नया खेल किया है उसकी भी वहां पे जो बत्ती जो है वो गुल कर दी जाए। हालांकि इंडिया अभी डायरेक्ट इसमें सामने सामने से नहीं दिखना चाहता है, क्योंकि वहां पे बहुत दिनों से एंटी इंडिया सेंटीमेंट एक कल्टिवेट किया गया है कि भाई इंडिया जो है हमको बराबर नहीं समझता, हमको छोटा समझता है, और वहां के नागरिकों में जो कुछ नागरिक हैं उनमें ये इस तरह की भावना आ गई है कि भारत जो है हमारे खिलाफ रहता है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए भी हैं। तो इस बार भारत जो है वो डायरेक्टली इंटरफियर करते हुए दिखना नहीं चाहता है, कर भी नहीं रहा है। सोशल मीडिया पे हालांकि मोदी जी ने कुछ पोस्ट किया कि भैया हम शांति की अपील करते हैं, अराजक माहौल नहीं होना चाहिए, इस तरह का ही बस अपील। लेकिन बैक चैनल से ये चीजें वहां के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में, सामान्य पब्लिक में ये चीजें धीरे धीरे फैलाई जा रही हैं कि भैया ना, आप कम्युनिस्ट पार्टी ने तो आपका भला किया नहीं, डेमोक्रेसी सही चल रही थी, और डेमोक्रेसी फिर अगर अमेरिकन वाला आ गया तो भी आपका भला नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि बालेंद्र शाह आ भी गया तो सिस्टम तो यही रहेगा जो अभी है। सिस्टम को कितना चेंज कर लोगे भाई, एक आदमी ही तो चेंज होता है, उसके अंदर जितने काम करने वाले ऑफिसर्स है, क्लर्क्स है, जो भी सिस्टम जो बना हुआ है, जितने ऑफिसेज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब तो वही रहेंगे। तो इसी तरह की बातें जो है अंदर अंदर से, तो वहां की जो जनता है अब अंदर खाने ये डिमांड करने शुरू कर चुके। इवन इस प्रोटेस्ट में भी जो मीडिया हाउसेज उनका बयान ले रहे थे बच्चों का, उन्होंने भी ये कहा कि भाई हमको राजा चाहिए, हमको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। कुछ लोग बालेन शाह के फेवर में है, बालेंद्र शाह नाम है लेकिन उनको बालेन कहा जाता है फेमसली और पॉपुलरली, और कुछ लोग राजा के फेवर में है कि भाई जरा राजा जो है उसको गद्दी संभालनी चाहिए। हालांकि इस वाले आंदोलन में राजा भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि भाई बच्चों का आंदोलन था और इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था कि भाई कोई भी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी का या इंक्लिनेशन का आदमी है वो नहीं आना चाहिए। तो राजा को भी नहीं लिया गया, क्योंकि बात बिगड़ सकती थी, कहीं ऐसा ना होता कि सपोर्ट की जगह विरोध ही हो जाए। सपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही मिलना शुरू हुआ था, उसी सपोर्ट को देखते हुए जो यहाँ के राजा हैं ज्ञानेंद्र, वो फॉरेन में रहते थे, वो आए भी हैं वापस, अभी वो हैं वहाँ नेपाल में। तो आगे जो बात बढ़ती दिख रही है, और भारत जो है इस आइडिया को और पुश करने वाला है। तो अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं लगता कि अब भारत जो है वो इस आइडिया को छोड़ने वाला है और नेपाल को वो उस तरह से हाथ से जाने देगा जिस तरह से बांग्लादेश छिन गया, जिस तरह से श्रीलंका छिन गया। क्योंकि उस वक्त में भारत को इस प्रकार की खबर नहीं थी, या इतना सीवियर मैटर हो जाएगा ये इस बारे की चिंता नहीं थी, क्योंकि ये चीजें अलग अलग देशों में जो हमसे दूर के देश थे, यूक्रेन हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, इन जगहों में ये चीजें होती रही थी जो हमारे आसपास नहीं है। लेकिन ये तो हमारे बैकयार्ड में है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और अब नेपाल, जितने भी हमारे आसपास के देश हैं वो सब जगह इनस्टेबिलिटी फैलाई जा रही है। और भारत के अंदर जो कोशिशें होती रही हैं वो मैंने आपको बताया ही, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। दो वीडियो इस तरह के बना रखे हैं मैंने, एक रिजीम चेंज पे है और एक है मोदीज पावर मूव, जो एससीओ में गए थे तो किस तरह से रिजीम चेंज की बात हो रही थी, ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं, वो आप देख सकते हो। तो यही सारे जो एंगल है, इसी को मिला करके ये बात जो है ये निकल रही है कि इस बार जो रिजीम चेंज हुआ है, मतलब हो सकता है भारत ने डायरेक्ट कराया हो, हालांकि दिख नहीं रहा है, उसके ट्रेसेस नहीं मिल रहे, पर भारत ने नहीं भी कराया है अगर, तो इस बार भारत जो है वो सोया हुआ नहीं है, उसने अपना नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया है। और ना ही वो इस बार इसको अमेरिका के हाथ में जाने देगा, ना ही वो इस बार इसको चाइना के हाथ में जाने देगा पिछली बार की तरह और बांग्लादेश श्रीलंका की तरह। इस बार भारत मोनार्की की प्रयास करेगा ताकि वहां जो डिस्पेंसेशन हो वो हमारे फेवर में हो। भारत वहां पे हेविली इन्वेस्ट भी कर रहा है, वो चाहता है कि चूंकि हिमालयन रीजन है, तकरीबन 6000 से ज्यादा नदियां जो है वो नेपाल से निकलती हैं और बहती हैं, और हाई ऑल्टीट्यूड का एरिया है तो वहां पे जो नदियां हैं वो काफी फोर्स से बहती हैं। तो वहां पे जो आप डैम्स वगैरह बनाओगे तो उससे बहुत ज्यादा हाइड्रो पावर जनरेट हो सकता है। अभी तक जो है वो 10
पावर ग्रिड्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है नेपाल के अंदर भारत ले चुका है, 10,000 मेगावाट बना रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये चाहता है कि उसको और बढ़ाए, हमारा ही फायदा होगा। हम बिजली बनाएंगे, हमारे देश में खपत होगी, नेपाल को भी देंगे, और एक्स्ट्रा हो गया तो हम बेचेंगे भी। और जो ये बाढ़ जो है नेपाल से हर साल जो हमारे यहाँ कुछ हिस्सों में उत्तर प्रदेश में और कुछ हिस्सों में, ज्यादातर हिस्सों में इधर बिहार के अंदर आ जाती है, उसको भी कंट्रोल करने में हमें मदद मिलेगी। तो भारत यही सारा गेम देख रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट्स देख रहा है, अपना एक एलाई देख रहा है। और नेपाल की को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर वो वेस्टर्न हाथों में गया तो भारत के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। भारत के अंदर जो लगातार कोशिश चल रही है वो बढ़ सकती है और बढ़ेंगी ही। और ये ग्लोबल ट्रेंड चल रहा है। देखिए फ्रांस में भी हो गया। फ्रांस में अभी कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर बदला था, और अभी कल ही की बात है जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये कल ही की बात है कि वहां पे पीएम फिर चेंज करना पड़ गया। जो एमैनुअल मैक्रों की सरकार है, उसने नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो फेल हो गई, वहां पे वो जीत नहीं पाई, विश्वास मत जिसको कहते हैं हिंदी में। तो बात तो ये बताई जा रही है कि 6 महीने के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बना करके, चुनाव करा करके, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां बिठा दिया जाएगा। लेकिन अंदर के खेल इतने गहरे हैं कि मुझे नहीं लग रहा, और मुझे क्या, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जिनको मैंने पढ़ा या सुना, उनको भी ये नहीं लग रहा कि 6 महीने में कोई स्टेबिलिटी नेपाल के अंदर आने वाली है। क्योंकि भारत कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि अमेरिका का पपेट बैठ जाए। चाइना वालों को तो भगा ही दिया गया है, तो वहां नया कोई चाइना का कोई पपेट आ जाए या उनका कोई खेल करने वाला आ जाए, ये हो नहीं सकता। और भारत बहुत ज्यादा पुश कर रहा है इस बार कि जो भारत का फेवरेबल गवर्नमेंट वहां पे आए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो समय ही बताएगा। नेपाल में क्या होता है पता नहीं, भारत में क्या होता है। हो सकता है इस बीच जो ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी कहते रहते हैं कि भाई जारी है, बंद नहीं किया है, वो दोबारा हो जाए। या बांग्लादेश जिस तरह से चढ़ रहा है और बार बार हमारे खिलाफ जा रहा है, हो सकता है कि इस बार बांग्लादेश से ही झगड़ा हो जाए। तो ऐसी हालत में नेपाल भी हमारे हाथ से जाए, ये तो हम नहीं चाहेंगे। क्या होता है क्या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। आपको इस मैटर में क्या लगता है कि भारत का क्या रोल है या क्या रोल होना चाहिए, कमेंट में बताएं। आप हमें किन मुद्दों पर डिस्कशन करते हुए देखना चाहते हैं वो भी हमको कमेंट करके भेजें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि ये किसी के लिए सुनना जरूरी है तो उसको वीडियो शेयर भी करें। मकेश्वर अवेकेंस को मैं एक जन जागरण के अभियान की तरह चला रहा हूं, ना कि सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की तरह। और जिनको भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, उससे अलग हट करके जो कॉमनली मीडिया में चल रहा होता है, तो आप भी हमारे चैनल से और इस अभियान से जुड़ सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की किसी इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।